तो हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। और आज हम लोग लेके आए हैं 12th का चैप्टर जो कि है मैट्रिक्स। और है सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर में है। तो इसी में बेसिक क्लियर होगा आप लोगों का मैट्रिक्स, जो कि थोड़ा सा आसान भी है ये चैप्टर। तो इसलिए हम लोग करेंगे आज मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग क्या जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, कैसे चैप्टर बना, कौन इसका खोज किया, ठीक है। तो चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, मतलब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है ना। तो चैप्टर का नाम मैट्रिसेस कैसे आया? मैट्रिसेस आया, मैट्रिक्स का प्लूरल नंबर होता है मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आया मैट्रिसेस, चैप्टर का नाम होता है मैट्रिसेस, ठीक है। अब क्या आ जाते हैं इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ आर्थर कैली डिस्कवर्ड मैट्रिसेस इन 1897, ठीक है। तो आर्थर कैली जो था वो उसी ने क्या किया, मैट्रिसेस की खोज की 1897 में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि ये कैसा होता है, ठीक है, मतलब ये बना कैसे, मतलब किस प्रकार से बनता है ये, ठीक है। तो इट इज ए रेक्टेंगुलर एरी, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार सजावट में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, mn एलिमेंट होता है, mn यौगिक होता है इसमें, mn तत्व से मिलकर बना होता है, अरेंज्ड इन m रो एंड n कॉलम, ठीक है। इसमें क्या होता है, m और n तत्व होता है, जो कि m होता है रो और n होता है कॉलम, है ना। तो अब इसके बाद क्या आ जाते हैं कि ये लिखा कैसे जाता है, ठीक है। इट्स रिटन एज mn, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। आप लोगों ने बुक में ऐसा देखा होगा, ठीक है। और ये जो है इसे भी आप यूज कर सकते हैं और इसे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कि ये जो है इसको क्या कहते हैं, mn जो है, हमें mn क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज द सिंबल ओनली फॉर इट्स ब्यूटी, ठीक है, एंड हैव नो अदर मीनियरली, मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हेयर mn, यहाँ पे जो है mn इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। mn क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टोर हाउस इन इंफॉर्मेशन, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो है स्टोर हाउस है ऑफ इंफॉर्मेशन का, एक स्टोर हाउस है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, m और n ऑर्डर का, ठीक। इसमें हमने लिख दिया ABCDEF, तो ये क्या है, एक स्टोर हाउस है, ठीक है। ये एक स्टोर हाउस है, किस चीज का, इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है, जिसमें कि एक mn ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसी में क्या ABCDEF तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आते हैं उसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी बताया कि mn क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए, अगर हमको जानना है कि ये कितना ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर जो होता है रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, ठीक है। m और n क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, हमने तो बता ही दिया पहले। तो अब m और n यहाँ पे कितना आएगा, m का मान कितना आएगा और n का मान कितना आएगा, ये करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि रो और कॉलम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, जैसे है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, रो 1, ये रो 2, ठीक है। अब जितना भी आएगा नीचे तो वो रो 3 आ जाएगा, फिर अगर नीचे आता तो, ठीक है। अब ये जो होता है ऐसे करके, ये होता है कॉलम, है ना। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2 है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू m, ठीक है, और कॉलम इज इक्वल टू n। तो रो पहले क्या होता है, m इंटू n होता है ना। तो m इंटू n है, रो का मान कितना है, 2 है, और कॉलम का मान कितना है, 2 है। तो 2 इंटू 2 का ये क्या हो गया, ऑर्डर का वो हो गया, मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, इसका क्या होता है, इधर देखिए, अगर हम इस प्रकार से करें रो 1, ठीक है, ये रो 2, अब ऐसे करना नहीं है, ठीक है, ये तो बस ऐसे एग्जांपल के लिए बताते हैं।
तो यहाँ पे रो 1 रो 2 हो गया, 2 रो हो गया। रो क्या होता है, पहला वाला है ना, तो 2 गुना लिख दिया हमने। अब कॉलम देख लेते हैं 1 2 3 है ना, तो ये क्या हो गया C1 C2 और C3, तो 3 कॉलम हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 into 3 का 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अब ये कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही जान लेते हैं क्या होता है, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। तो ये कितना, रो का मान 3 आ गया। अब कॉलम 1 2, तो 3 into 2 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या है कि रो कितना है, 1 रो है ना। अब कॉलम कितना है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 into 5 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक। तो अब चल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं कि आरपीयू का जो है सामान्य निरूपण, जनरल नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो जनरल नोटेशन मतलब कि आरपीयू का सामान्य निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो सामान्य निरूपण किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए, पहला जो होता है A11 होता है, फिर उसके बाद A12 होता है, ठीक है, 13 होता है, 14, फिर ऐसे करते करते 1n तक जा सकता है, ठीक है, जितना भी रहेगा मैट्रिक्स में उतना। फिर ऐसे 21 आ जाएगा। फिर ये आया कैसे, देखिए ये जो 1 1 है, ये 1 1 कहने का मतलब है पहला जो लिया है जगह, ये लिया है रो का, ठीक है, और दूसरा लिया है कॉलम का। कहने का मतलब है कि जैसे पहला रो लेता था हम लोग का, देखिए जैसे ये था कि ये क्या है, यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो 1 कितने स्थान पे है, R1, मतलब ये रो 1 और ये कॉलम 1, तो इसका क्या मान हो जाता, 1 1 हो जाता है इसका मान, ठीक है। और जैसे ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रो 1 में है, ठीक है, रो पहला है और कॉलम दूसरा है, तो यहाँ पे क्या कॉलम दूसरे में है, इसीलिए A12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रो 1 में ये 1, 3 नंबर पे कॉलम 3 है ना, तो इसीलिए 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे जितना भी आएगा, ठीक है। तो A को हम लोग क्या कर सकते हैं, AIJ और इसका MN तो ऑर्डर है ना, तो IJ की इसका IJ जो है डिनोट करता है किससे, कि उसका रो और कॉलम की जगह डिनोट करता है इसमें। तो ये रो है, ये कॉलम है, मतलब दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार जानेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि इसमें क्या करना है, A11 का मान निकालना है, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या हुआ, रो 1 और कॉलम भी 1, तो रो 1 और ये कॉलम 1, तो कौन सा है, यही है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि A33, तो A33 का मतलब है रो का मान क्या होगा, 3 होगा, और कॉलम का मान भी 3 होगा, तो रो का मान 3, देखिए यहाँ से देखिए रो 1 ये रो 2 और ये रो 3, आप देखिए यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3, तो देखिए रो 3 और कॉलम 3 कहाँ पे है, ये 2 है, तो इसीलिए इसका आंसर 2 हो गया। और इसको अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो इसे भी याद रख के आप कर सकते हैं कि पहला वाला जो होता है A11 होता है, फिर A2 होता है, 1 2 होता है, 1 3 1 4, और ऐसे ही 2 से शुरू होता है, फिर यहाँ 3 से शुरू होता है, मतलब इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और ऐसे भी तो आसान, मतलब रो का मान 2 है और कॉलम का मान 1 है, तो रो का मान 2 ये है, ठीक है, और कॉलम का मान 1 है, तो कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्या, A13 का मान निकालना है, तो 1 मतलब रो का 1 में देखना है, ठीक है, और कॉलम 3 देखना है, 1 2 3, तो ये क्या आ गया हमारा 5 आ गया, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब क्या करना है, इसको तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आव्यूह का परिवर्त, है ना। आव्यूह का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर हो MN B any matrix, then its transpose is denoted by A dash or AT and define as A dash is equal to AJI और ऑर्डर होगा M into N, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीधी सी बात होती है कि
रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग पहले क्या लिखते थे, ए इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग ऐसे कि ए आई जे और एम इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि आई क्या होता था, रो होता था, और जे क्या होता था, कॉलम होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जे पहले आ रहा है और आई बाद में, मतलब कि कॉलम पहले आएगा और रो बाद में, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये क्या है, रो है और ये रो 2 है, मतलब ये रो 1 है और ये रो 2 है, और इसी को क्या करना है हम लोग को कॉलम में चेंज कर देना है ना। तो सबसे पहले देखिए कॉलम कितना है यहाँ पे, C1 C2 और C3, ठीक है। कॉलम 3 है और रो 2 है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों का जो मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बनेगा, इधर से 3 इंटू 2 का बनेगा, है ना। तो रो की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो रो की संख्या 3 हो जाएगी कैसे, ये वाला जो है इसको सिंपल सा ऐसे 1 2 3 लिख दिए, और इसको भी लिख लीजिए सेम 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा रो की संख्या कितनी हो गई, रो 1 रो 2 और रो 3, है ना। तो रो 3 हो चुका है और कॉलम देखिए कितना है, C1 और C2, है ना। तो अब देखिए ये बन गया हमारा, ये जो बना है हमारा, ये क्या बना है, ए डैश, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे, ए डैश या ए टी से, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पे बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कैसे, बी डैश इज इक्वल टू, अब हमारा कौन सा बनेगा, 2 इंटू 2 का है, तो इसको अपोजिट करने से तो वही चीज बनना है ना, 2 इंटू 2 का ही बनना है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, 4 5 रो में था, तो इसको कॉलम में कर दीजिए 4 5। अब ये 5 और 9 क्या था, रो में था, तो इसको कॉलम में कर दीजिए, बस हो गया, इतना ही करना है ट्रांसपोज में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब संयुग्मी परिवर्त, है ना। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज कंजुगेट डिनोटेड बाय ए थीटा, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए थीटा और ए स्टार से, है ना। तो इसको डिफाइन कर, इसको तीनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ से एग्जाम्पल क्या हो रहा है, एग्जाम्पल में देखिए हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू इतना, तो इसका हमें कंजुगेट ट्रांसपोज बनाना है, ठीक है। तो इसको कंजुगेट ट्रांसपोज बनाने के लिए ए डैश पहले निकाल, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। तो ए डैश कैसे बनता था हम लोग का, ऊपर में 2 इंटू 2 का है, तो 2 इंटू 2 का ही होगा अपोजिट करने से, ठीक है। तो अब क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है ना। रो क्या है हमारा, ये दोनों है, तो 4 प्लस 3 आई और यहाँ पे 3 प्लस 5 आई, रो में था कॉलम में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 5 आई और यहाँ पे 4 है, तो 4, ठीक है। इतना कर दिया। ए डैश तो अभी किया ही है हमने, है ना। तो अब ए डैश के बाद इसका करना है ए थीटा, है ना। ए थीटा मतलब कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना है, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो कंजुगेट ट्रांसपोज में क्या होता है, सिंपल सा सेम यही सब चीज रहेगा, है ना। बस जैसे कि जहाँ प्लस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो भी किसके साथ, आई के साथ, सिर्फ आई के साथ प्लस में माइनस हो जाएगा, है ना। और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ पे भी प्लस था यहाँ माइनस कर दिए। तो और यहाँ पे 4 के साथ कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ आई के साथ ही करना है ना, जो भी करना है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह के जोड़ एवं घटाव, है ना। कैसे आव्यूह को जोड़े और कैसे घटाएं, है ना। तो 2 मैट्रिक्सेस जब रहेगा तभी हम लोग आव्यूह को जोड़ या घटा सकेंगे। और हमारा जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू इतना है और b इज इक्वल टू इतना, है ना। तो आप देखिए कि इसको जब हम इसको कैसे जोड़ और घटा सकते हैं, हम लोग इसका एक ही रूल है कि जब तक कि हमारा m और n
समान नहीं होगा, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का, है ना, जो भी दो मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, दोनों का अगर m और n समान नहीं होगा तब तक हम लोग उसका जोड़ घटा या मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका देखिए, इसमें मान लीजिए इसको अगर जोड़ना है तो हमें ये समान रखना पड़ेगा, और घटाना है तो ये भी समान रखना पड़ेगा, और गुना भी करना है तो समान रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3 का, और ऑर्डर इसका कितना है 2 इंटू 3 का, ठीक है। तो इसका हम लोग जोड़ घटा गुना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से जोड़ होता है, ठीक है। तो a प्लस बी एक ले लेते हैं हम लोग पहला, कि कैसे हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 प्लस इसका कितना है 0 1 2 2 3 4, है ना। तो हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो पहला है, ठीक है, ये क्या है A11 है, और ये क्या है A12 है, जो कि पहले हमने बताया है। तो और ये क्या है A13। अगर इस प्रकार से याद नहीं है, ठीक है, तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है कि जो पहला है और पहले वाले के साथ जुड़ता है, जो दूसरा है दूसरे वाले के साथ, जो तीसरा है वो तीसरा, मतलब एक रो में जैसे रो है तो ऐसे ही जुड़ता है। तो रो वाला पहला और पहला रो इसका, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम का ये है और पहला रो पहला कॉलम का ये है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। और जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 का है तो 2 इंटू 3 ही बनेगा, है ना, 2 इंटू 3 का है ये दोनों, ठीक है। तो अब क्या बनना है, यहाँ पे पहला और पहला ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, देख लेते हैं हम लोग ऐसे करके अभी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम बनना है ना, 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पे नीचे आते हैं दूसरा कॉलम, और नीचे आते हैं दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2। यहाँ पे आते हैं दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 5 प्लस 3। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा रो तीसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 6 प्लस 4। अब हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 1 ऐड करके, इसका ऐड हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका 8 और इसका 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब इतना लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इस सिंपल सा कर लेते हैं कि पहला जो आएगा वो तो 2 इंटू 3 का होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग को पता है कि पहला वाला पहले के साथ जुड़ता या घटता है। अगर घटा है तो घटा होगा पहला और पहला के साथ, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या 3 माइनस 2 कितना 1 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। उसके बाद 5 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 2। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो चल लेते हैं अब नेक्स्ट में। यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 से गुना करना, 2a और प्लस 3b करना है ना। तो 2 से गुना कर लेते हैं इसमें, और इसमें किसमें करना है 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक। तो कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं। गुना में भी वही होना है, 2 से अगर गुना करना है तो 2 से सब में गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 2 से गुना करें 4 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर ये 5 दूनी 10, फिर 6 इंटू 2 12। अब क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब उसके बाद बी में 3 से करना है तो 3 से कर दीजिए, 0 में करेंगे 0, ये 1 में 3 से करेंगे 3, 6, फिर उसके बाद भी 6, फिर 9, फिर 12, है ना। तो अब क्या कर लेंगे, अब इसका क्या हो जाएगा ऐड कर लेंगे। क्या होता है ऐड कर लीजिए। अब इसका ऐड करने में क्या हो जाएगा, पहला वाला पहले के साथ 2 प्लस 0 2, फिर यहाँ पे 7, फिर ये 12, फिर ये कितना आ जाएगा 14, फिर ये 19, ये 24। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और ये जो आया ये किस में रहेगा 2 इंटू 3 में ही रहेगा, और ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से करके देखिए, मतलब एग्जाम तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्सों का आव्यूह का गुणनफल कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या, चलिए हमें क्या करना है,
यहाँ देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर है एम एन, एंड बी इज इक्वल टू दिया है बी आई जे और ऑर्डर है इसका एन इंटू पी, तो आर एनी टू मैट्रिसेस देन देयर प्रोडक्ट ए बी विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ एम पी। देखिए अब जो क्या हो रहा है कि अगर हमें दो प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका ऑर्डर है m इंटू एन और दूसरे का है n इंटू पी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा m इंटू पी का बनेगा। कहने का मतलब है ये क्या है m है और ये क्या है n है और ये है n इंटू पी, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो प्रोडक्ट किस ऑर्डर का होगा, ये इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाले के ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो m इंटू पी का जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बनेगा m इंटू पी का, तो उसी को मतलब कि वही होता है हमारा गुणनफल का रूल। ठीक है, तो अब चलते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। ए बी जब गुना करेंगे इज इक्वल टू समेसन ऑफ जे का मान 1 है और n तक चलेगा, और ए इंटू ए आई जे इंटू बी आई के होता है क्या, जोड़ना होता है ना। तो गुना करने के बाद इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो जुड़ के जो आंसर आता है वो होता है हमारा ऑर्डर में, तो यही होने वाला है m इंटू पी वाला कर लेते हैं। और हमारा आएगा कैसे, है ना, 2 इंटू 2 का आएगा। ठीक, तो अब चलिए कर लेते हैं हम लोग इसका मल्टीप्लाई। इसका जो पहला, इसका भी मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि ये रो है ना, ये क्या है, रो 1 है ना, और ये क्या है, रो 2 है। तो रो 1 और रो 2 इसका क्या होता है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यहाँ से क्या होता है, इसका रो और इसका कॉलम से गुना होता है ना। तो रो का पहला और कॉलम का पहला से गुना होता है, गुना कर लीजिए, कितना हुआ 2 इंटू 1 2, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है, दूसरा रो का दूसरा और कॉलम का दूसरा, तो कर लेते हैं 3 इंटू 2 6, फिर प्लस दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है, रो का तीसरा और कॉलम का भी तीसरा, 4 इंटू 1 4 हो गया। इसको क्या कर लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस, फिर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, फिर 4 इंटू 4 16, इसको अलग रख लीजिए, है ना। तो अब देखिए अब क्या करना है, रो 1 का पूरा क्लियर हो चुका है, अब रो 2 से करेंगे, है ना। रो 2 का गुना करेंगे C1 के साथ और रो 2 का फिर से एक बार कर देंगे C2 के साथ। तो C1 के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना 1, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 1 3, फिर उसके बाद रो 2 का मान इससे गुना करना है C2 से, तो यहाँ से 2 इंटू 1 2 4 फिर 12, है ना। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, अब इस बार 2 इंटू 2 का ही रहेगा। ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 26, अब उसके बाद ये कितना हो गया 8, और ये हो गया 18। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो कहता क्या कहेगा, माइनर मतलब होता है उपखंड, ठीक है, और कोफैक्टर मतलब सहखंड होता है। ठीक है, तो उपखंड और सहखंड निकालना है किसी आव्यूह का, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो माइनर इज डिनोटेड बाय MIJ, है ना। माइनर क्या होता है, MIJ से डिनोट किया जाता है, और कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय CIJ एंड AIJ। ठीक है, तो माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को CIJ से या AIJ से। ठीक है, तो AIJ ही ज़्यादा यूज होता है, CIJ कि AIJ जब निकालेंगे, कोफैक्टर जब निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, -1 पे जो IJ का मान होता है उसी को जोड़ के और उस पर पावर कर देना है, और उसके बाद माइनर जो निकालते हैं उससे गुना कर देंगे, है ना। तो अब देखिए माइनर किस प्रकार निकालते हैं और कोफैक्टर किस प्रकार निकालते हैं। मान लीजिए कि दिया हुआ है, मान निकालना है माइनर ऑफ 1 है। ठीक है, तो एक का जो है हमें माइनर निकालना है, तो माइनर किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिए, जहाँ पे भी 1 है ना, 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इस प्रकार से ढक लेंगे,
वन देखिए, वन कौन सा कॉलम में है, पहला कॉलम में है, पहला कॉलम को ढक लीजिए, ठीक है। और अब देखिए कौन से रो में था, इस वाले रो में था, इसको ढक लीजिए। तो बचा क्या है हमारा 5 8 6 9 है ना। तो अब देख लीजिए इसका क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है ना। तो निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले इससे गुना होता है फिर माइनस होके इससे गुना होता है। तो पहले 9 × 5 = 45 और माइनस 8 × 6 = 48। तो हमारा क्या आ गया, -3 आ गया है। माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू -3 है ना। तो अब ऐसे अगर बोल दिया कि इसी का कोफैक्टर निकाल के देखिए, तो कोफैक्टर ऑफ अगर बोल दिया कि इसी का कोफैक्टर बताइए, तो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 है ना। तो कोफैक्टर क्या होता है कि पहले तो i -1 पे पावर क्या करना है, i + j। तो i + j मतलब ये क्या है, ये a11 में है, पहला जो है ये जो पहला में है तो a11 है, तो इसका i का मान 1 है और j का मान क्या है 1 है ना। j का भी मान 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या होगा 1 + 1। और उसके बाद क्या है mij जो हमारा निकला है उसी से गुना कर देंगे, -3 निकला है। तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 क्या 1 प्लस में, और इसका क्या निकल गया -3 ही निकल गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, इस रूल को याद नहीं रखना, ये रूल अगर आप भूल गए तो आप क्या करेंगे, इसको याद रखिए नोट। ये जो है a = पहला वाला जो होगा हमेशा प्लस होगा, दूसरा होगा माइनस होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें कोफैक्टर ऑफ 1 बोल दिया निकालने, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा माइनर कितना निकला था -3 और गुना कर देंगे किससे, ये प्लस है पहला वाला इसीलिए प्लस। अगर हमको इसका बोलता 3 का निकालने तो पहले माइनर निकाल लेते और उसके बाद माइनर निकालने के बाद क्या करते, यहाँ पे प्लस है तो 3 नंबर में प्लस से गुना कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आ गया ऐसे भी कितना -3 आ गया, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए, यही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये वाला भी याद रख सकते हैं, सूत्र याद है तो बनेगा सही से, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एडजॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि इफ ए बी एनी मैट्रिक्स एंड सी बी ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स, ठीक है। कहता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमें दिया हुआ और सी अगर हम लोग को पता चल जाए किसके कारण, कोफैक्टर निकालने के बाद एलिमेंट्स का इन ए देन ट्रांसपोज, कहता है कि उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ सी इज कॉल्ड एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो कहने का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, उससे हमें एक सी मतलब सी एक मैट्रिक्स बना लेंगे C = और उसके बाद क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तब उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, वही हमें एडजॉइंट्स ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो फर्स्ट, है ना। तो रो फर्स्ट का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, अभी हमने बताया, फिर उसके बाद उसमें प्लस माइनस दे देते हैं, ठीक है। और 2 × 2 का एक सबसे पहले तो कर देते हैं, कैसे करना है, क्या करते हैं, अगर हमें 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 का ढक देंगे तो क्या बचेगा 4 बच गया, है ना। इसमें तो 2 × 2 में यही होता है। अब यहाँ से अगर हम 2 का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3, है ना, ढक के। अब देखिए क्या बताया था हमने, पहला वाला क्या होता है प्लस और दूसरा वाला माइनस, तो प्लस और माइनस से गुना कर देंगे, ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो हो गया, है ना। अब क्या कर लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो बना निकाल लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ रो सेकेंड, है ना। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालिए 2 और उसके बाद 4 का क्या हो जाएगा 1। तो क्या होता है दूसरे प्लस, यहाँ पे माइनस फिर प्लस हो जाता है, तो इसमें माइनस इसमें प्लस से गुना कर दीजिए। अब हमें क्या मिल गया, एक मैट्रिक्स बन गया यहाँ पे किस चीज का, 4 -3 -2 +1, है ना।
तो +1 को ऐसे लिख देते हैं ना। तो अब क्या कह रहा है कि हमें C मिल गया है, CBA ट्रांसपोज ऑफ C इज कॉल्ड एडजॉइंट्स ऑफ A। कहता है C हमें मिल गया, अब ट्रांसपोज कर दीजिए इसका। तो C ट्रांसपोज ऑफ C क्या हो जाएगा, रो का कॉलम में बदलना है। तो रो क्या है हमारा 4 और -3, इसको कॉलम में कर दिए, यहाँ पे -2 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट्स ऑफ A है ना। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे एडजॉइंट्स ऑफ A। टॉपिक है इनवर्स ऑफ A, आव्यूह का व्युत्क्रम है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि इफ ए बी एनी सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डेट इज ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब 0 ना आए, देन ए विल बी इनवर्टिबल एंड इट्स इनवर्स इज गिवन बाय, उसका इनवर्स निकल सकता है। कैसे निकलेगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, जैसे कि ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है ना। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि इनवर्स निकल सकता है या नहीं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होता है, गुना होता है 4 और -6 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हुआ, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए क्या होगा, ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स निकल सकता है इसका, ठीक है। तो अब कर लेते हैं क्या, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा इसके लिए, है ना, ए इनवर्स के लिए। तो ए कैसे निकालते थे, तो सबसे पहले क्या कर लेते थे कि लिख लेते हैं यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ से ढक दिया हमने इसे, तो क्या होना 4 और उसके बाद 2 को ढकना, 2 का निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ये कर दिया हमने। अब क्या करते हैं इसका, ये तो हुआ माइनर, है ना। तो कोफैक्टर क्या होता था, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेट इज ये क्या होता है, डेट इज मतलब तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, डेट इज माइनस, ये क्या हो जाता है +4 और ये क्या हो जाता है -1, है ना। तो अब क्या कर लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो। अगर 3 रो होगा तो 3 के लिए करेंगे आगे बढ़ के। अब चल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका सामने वाला सीधा सा याद रखिए इधर, और इसका क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाता है, पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा रो है इसीलिए, और -2 और ये +1, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका क्या बन गया, हमें एक मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका। तो हो गया +4 -1 2 और 1, है ना, ये वाला लेना। तो अब इसका क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है कि इसका कोफैक्टर, इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं ना। तो ट्रांसपोज ऑफ सी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू 4 -1, ये रो है तो कॉलम में चेंज करना है, -2 1, ये हो गया हमारा, क्या आ गया एडजॉइंट्स ऑफ ए आ चुका है ना, यही है एडजॉइंट्स ऑफ ए। अब क्या करना है, इसमें इनवर्स में मान रख देना है। अब हमें क्या पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है क्या, एडजॉइंट्स ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारा क्या आ चुका है, 4 -2 -1 और 1, और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारा -2। तो -2 से सब में डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा -2, इसमें 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये -1/2। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स, है ना।
तो इसे आप इसी प्रकार से निकाल। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सम काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक आव्यूह के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स अगर ऐसा दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए आई जे और एम इंटू एन का ऑर्डर है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर इफ एम इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब है कि अगर m इंटू वन का m इंटू एन का ऑर्डर है, और जैसे दिया हुआ है एग्जांपल जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए इस प्रकार से दिया है, क्या उसमें क्या होता है, रो की संख्या जो है एक होनी चाहिए। कहने का मतलब m इंटू एन होता है, m इज इक्वल टू 1, रो कितना है 1 है, n से हमें कोई मतलब नहीं कितना भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो जैसे एक नंबर ये है, 2 नंबर मान लीजिए दिया हुआ है, कितना भी दिया है 1 2 3 4 5, और ये कितना है, कॉलम कितना है इसमें 5, और रो कितना है एक ही। तो मतलब रो एक ही होना चाहिए और कॉलम कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे नंबर में। दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम, तो दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, m इंटू एन इज कॉल्ड, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स इफ। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 1 हो तब हमारा क्या होगा, के एग्जांपल के लिए देख लेते हैं क्या कि n इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब है कि इसमें रो कितना भी हो जाए लेकिन कॉलम एक ही होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 1 ही है ना, C1 ही है। अब देखिए दूसरा देख लीजिए इसी प्रकार से कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे रो कितना है 5 है ना, और कॉलम कितना है एक ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब सिंपल सा है कि m का मान अगर 1 हो गया तो रो मैट्रिक्स, और n का मान 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स। हमारे तीसरे नंबर पे क्या है कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी उसे कहते हैं जिसमें कि m का मान जो है n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का कि m अगर 2 है तो n 1 होना चाहिए, अगर n 3 है तो m 2 होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब n का मान अगर 5, n का मान अगर 3 है तो m का मान 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम हुआ तो उसी को हॉरिजेंटल कहेंगे। तो 2 रो कर लीजिए, क्या जाए 2 3 4। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n का मान 3 है और रो का मान 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर। हाँ, तो आते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब 4 नंबर। वर्टिकल में क्या है, कहना सिर्फ सेम ही है, जैसे अभी हमने हॉरिजेंटल में पढ़ा कि m जो है छोटा होना चाहिए, लेकिन अब क्या है वर्टिकल में m बड़ा होना चाहिए और n छोटा होना चाहिए, मतलब उल्टा। कहने का मतलब जैसे अगर ये 3 है तो ये 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं 4 3 2 2 3 4। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, 3 रो है और कॉलम 2 है। तो ठीक है, तो कॉलम यहाँ n का मान कम होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, यहाँ 4 यहाँ 1, मतलब कम होना चाहिए उससे। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कि m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, कहने का मतलब रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार है ना, तो अब क्या करना है कि m और n को बराबर नहीं रखना है, क्योंकि अगर बराबर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3, कुछ भी ले लीजिए, 2 रो है और कॉलम 3 है। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग है ना, तो वर्ग किस प्रकार बनता है कि जो कि सेम सेम
भुजा है ना, मतलब 2 × 2 इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे m अगर n के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बस इसे याद रखना है ना। तो इसका कोई भी ले लेते हैं, 2 × 2 का ले लीजिए, 3 × 3 का ले सकते हैं आप, 4 × 4। 7 नंबर है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि ये मैट्रिक्स उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स जिसका कि सभी कितना i और j, मतलब ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij और Mn इसका ऑर्डर हो, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 और फॉर ऑल i और j के लिए 0, मतलब i का मान भी 0 और j का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एग्जांपल देख लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं कोई भी ले लिया हमने। ठीक है, ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 × 3 का ले लिया, मतलब 2 रो होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए, ये सब। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m × n इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह जो कि जिसमें कि विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स 0 हो। ठीक है, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब बाकी सब एलिमेंट 0 हो तो उसी को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं एग्जांपल 3 × 3 का। ठीक है, तो ले लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। तो इसका विकर्ण क्या हो गया हमारा 1 1 1 और बाकी क्या है सब 0 है, तो इसी को प्रिंसिपल डायगोनल या लीड डायगोनल कहते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जो कि जिसमें कि उसका विकर्ण जो है बिल्कुल एक होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यही है, सेम 1 1 रहेगा और बाकी सब 0 रहेगा। तो इसी को सिंपल सा बात यह है कि डायगोनल जो होगा इसका विकर्ण जो होगा एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो आता है हमारे 10 नंबर साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड साइमेट्रिक। अगर A डैश का मान A आ जाए तो उसी को क्या कहेंगे, साइमेट्रिक। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ 4 3 3 9। ठीक है, तो ले लिया, इसका क्या करना है, डैश करना है, मतलब कि ट्रांसपोज करना है ना। तो डैश मतलब क्या होता है, यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज करना है, 4 3 यहाँ पे 3 9। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 3 है 3 9 है, तो ये क्या बन गया हमारा A बन गया। तो A डैश इज इक्वल टू A, तो इसी को इसीलिए कहते हैं क्या, साइमेट्रिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट 11 नंबर में, स्केलर मैट्रिक्स। तो वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें कि स्केलर में होना चाहिए क्या, सेम अंक होना चाहिए, मतलब 4 है यहाँ पे तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, जो कि जिसका विकर्ण जो है सेम होना चाहिए बस। ठीक है, अब चलते हैं कि 12 नंबर स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो वैसे इसमें क्या करना है कि A डैश करने पे जिसका -A आ जाए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में A डैश किया तो A आ गया तो उसे साइमेट्रिक कहते हैं, और A डैश करने पे जो माइनस आ जाए आगे और A का फॉर्म ही ले तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक। तो यहाँ पे कर लेते हैं A डैश इसका। तो A डैश करने पे रो का कॉलम 0 H फिर G फिर -H 0 F फिर ये -G -F फिर 0। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे 0 0 में तो माइनस का कोई वो नहीं, इसमें H हो जाएगा, ये G हो जाएगा, ये -H हो जाएगा, 0 हो जाएगा, F हो जाएगा, G हो जाएगा, फिर -G है, फिर यहाँ पे क्या -F फिर ये 0। तो देखिए ये क्या ले लिया A का। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, A डैश इज इक्वल टू -A, तो ये क्या बन गया हमारा, स्क्यू साइमेट्रिक। अगर किसी में से डैश करने के बाद और माइनस कॉमन लेने के बाद A का मान आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक। तो अगले वीडियो में आपके तो हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है और अगले वीडियो में हम उसका चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है।